गुल्लक, विकेश निझावन। मम्मी, इस बार कितने दिन के लिए आई हो? शिप्रा ने आईने पर से नजर हटाते हुए मेरी ओर देखते हुए पूछा तो मैं खिलखिलाकर हंस दी। शिप्रा को बाहों में भरते हुए मैंने कहा, मेरी बेटी जब तक चाहेगी मैं उसके पास रह लूंगी। अगर मैं वापस ही ना जाने दूं तो हम नहीं जाएंगे। सच कह रही हो मम्मी? क्या हम अपनी बेटी से झूठ बोलेंगे? आई लव यू मम्मी, आई रियली लव यू। शिप्रा ने मेरे दाएं गाल पर किस किया और मेरी बाहों का घेरा तोड़ते हुए बाहर को भाग गई। शिप्रा के इस निश्चल स्नेह को मैं समझ पा रही थी। यकीनन मेरे प्यार के लिए वो अतृप्त है। इस पूरे साल के बीच में बहुत ही कम आ पाई हूँ। सरकारी नौकरी में कितना काम है, कितने बंधन है, इन बातों को शिप्रा क्या समझे। उसकी ये उम्र भी तो नहीं है ये सब समझने की। लेकिन इस बार अपनी इस लंबी छुट्टी के बीच में उसे पूरी तरह से अतृप्त कर ही दूंगी। अपना पिछला एकाकीपन भी भूल जाएगी वो। मैं तो अपनी छुट्टियों को भूल ही चली जा रही थी। वर्मा साहब ने रजिस्टर पर नजर दौड़ाते हुए मुझे कनखियों से देखते हुए कहा, मिसेस श्रीवास्तव, क्या इस बार मिस्टर श्रीवास्तव से झगड़ा करके आई हैं? क्या मतलब? मैं चौंक गई। साल खत्म होने जा रहा है, फिर अब तो कुछ रोज साहब के पास जाकर रह लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं वर्मा साहब? हमारे साहब हमें चाहते हैं और हम उन्हें चाहते हैं, ये तो सच है। लेकिन विदाउट पे छुट्टी लेकर घर जाना ना उन्हें गवारा है ना हमें। भाई वही तो बताने जा रहा था, आपकी तो ढेर छुट्टियां बन रही हैं। इस पूरे वर्ष में केवल 3 ही तो छुट्टियां ली हैं आपने। केवल 3? जतिन की शादी पर? अरे मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो तो पिछले साल की बात थी। ये वर्ष इतनी तेजी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। इस बार छुट्टियों में बच्चे यहाँ पर आ गए थे, सो उनसे दूरी का पता ही नहीं चला। यूं तो उनसे एक एक पल की दूरी सालती है, लेकिन काम के बोझ से इतना दब जाती हूँ कि मुझे उन्हें अपने से दूर रखना ही पड़ता है। यूं पिछली बार मेरे चेहरे को देखते हुए पापा ने अनायास कह दिया था, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब बच्चों को हमारे पास छोड़ा है तो हम पर विश्वास भी रखना होगा। ये बात केवल पापा ने ही नहीं, मम्मी, भैया, भाभी ने भी कही थी। सच में उनके इन शब्दों से मुझे कहीं भीतर तक राहत मिली थी और मैं बच्चों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो आई थी। पिछली छुट्टियों में मैंने देव से फोन करके कह दिया था, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी। नए डायरेक्टर आए हैं, अभी हमें उन्हें और उन्हें हमें समझने में समय लगेगा। मेरी इस बात पर देव हंस पड़े थे। भाई तुम्हें आने के लिए कौन कह रहा है? छुट्टियां शुरू होते ही मैं बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। देव जिस रोज आए थे अगले रोज ईद की छुट्टी थी। एक रोज छोड़कर रविवार था, जिस वजह से देव ने 4 छुट्टियां बना ली थी। इन 4 दिनों को खूब जिया हमने। ईद के मेले पर शिप्रा और अर्शी ने ढेरों छोटी छोटी चीजें खरीद डाली थी, लेकिन घर आकर महसूस किया कि अर्शी को अपनी बंदूक और शिप्रा को अपनी मिट्टी की बत्तख के आकार वाली गुल्लक बहुत पसंद थी। मेरे पर्स में पड़ी 8-10 रुपए की रोजगारी शिप्रा ने घर में आते ही अपनी गुल्लक में डाल दी थी। हर सुबह उठते ही शिप्रा गुल्लक मेरे सामने ले आती, मम्मी इसमें कुछ कॉइन्स डालिए ना। मुझे अच्छा लगा था कि बच्चे इन छोटी छोटी चीजों के मोह में मुझसे दूर रह सकते हैं। छुट्टियां खत्म होने पर देव बच्चों को लेने आए तो शिप्रा का चेहरा उतर गया था। अर्शी नाना नानी को बराबर मिस कर रहा था, लेकिन शिप्रा ने नाना नानी के नाम पर कोई उत्सुकता जाहिर नहीं की। जाने क्यों वो मेरे चेहरे की ओर देखने लगी तो मैंने तपाक से कहा, नाना नानी से भी हर रोज कॉइन्स डलवाती रहना, फिर देखना गुल्लक जल्दी ही भर जाएगी। पल भर के लिए शिप्रा के होंठ फैले थे, लेकिन अगले ही पल फिर सिकुड़ कर रह गए। जाते हुए उसने बाय किया था, लेकिन शब्द उसके होंठों पर नहीं थे। मैं समझ गई थी शिप्रा अब बड़ी हो रही है, अब समझने लगी है वो। पापा एक रोज और रुक जाएं। रात सोने से पहले शिप्रा ने कहा तो देव डपट कर बोले थे, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? 2 महीने रह लिए, क्या मन नहीं भरता तुम्हारा? मैंने महसूस किया था कि शिप्रा सहम गई है। देव के यहाँ से रवाना होते ही मैंने मम्मी पापा से फोन पर कह दिया था कि वे शिप्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। शी इज मोर सेंसिटिव। मम्मी राघव हमें खेलने नहीं देता। शिप्रा ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए तो मैं वर्तमान में लौटी थी। तो उसके साथ मत खेलो। मम्मी वो गंदी गंदी बातें करता है,
रोजाना उसके साथ मत खेला करो। अर्शी को अंदर बुलाओ, हम मिलकर कैरम खेलेंगे। मेरी बात पर शिप्रा उछल पड़ी और चहकती हुई सी अर्शी को भीतर बुला लाई। कैरम की गोटियां सेट करते हुए अर्शी बोला, मम्मी राघव को भी बुला लो ना। अर्शी ने नजर उठाकर बाहर की ओर देखा तो मेरी नजर भी उधर ही घूम गई। मैंने देखा राघव दरवाजे की ओट में ललचाई नजरों से हमारी ओर देख रहा था। आओ बेटा, तुम भी आ जाओ, मैंने कहा तो शिप्रा एकाएक चिल्ला उठी, नहीं मम्मी, इसे नहीं खिलाएंगे हम, इसे अंदर मत आने दो, ये गंदा है, गंदी बातें करता है ये। शिप्रा और अर्शी की तरह राघव भी इस घर में पला और बड़ा हुआ है, लेकिन शिप्रा की जिद के आगे मुझे स्वीकारोक्ति देनी ही पड़ी। मैंने जरा सा लहजा बदला, राघव बेटे, वो बाई छत पर कपड़े डाल गई थी, वो उतार ला, मौसम खराब है, कहीं बारिश ही ना आ जाए। वो मुड़ने को हुआ तो मैंने पुनः उसे रोका, हाँ, एक कप गरम गरम चाय भी बना दे, जरा सर में दर्द है, चाय लेकर ठीक हो जाएगा, उसके बाद तू भी खेल लेना। मम्मी तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं दवाई देती हूँ, तुम आराम कर लो। शिप्रा की बात को अर्शी ने काट दिया, चल बुद्धू कहीं की, आराम करने से सर दर्द जाएगा क्या? सर दर्द तो खेलने से जाएगा, खेलने से मम्मी का ध्यान बट जाएगा। दोनों बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं, मैं कहीं भीतर तक गदगद हो आई थी। राघव चाय लेकर आया तो मैंने कैरम एक और सरका दिया, तुम लोग बाहर चलकर खेलो, मैं चाय पीकर थोड़ा आराम करना चाहूंगी। हाँ हाँ चलो अर्शी और राघव, हम बाहर चलकर खेलते हैं, मम्मी को आराम करने दो। शिप्रा अब तक राघव के प्रति अपने गुस्से को भूल चुकी थी। राघव चलते चलते बोला, मेम साहब, छोटी मेम साहब कब आएंगी? अरे आ जाएंगी, तू चलकर अपना काम निपटा। इसे कैसे समझाती मैं कि मेरे आने पर सबको कितनी आजादी मिल जाती है, वरना बच्चों की वजह से सबको बंधन तो रहता ही है। जाने अपने कितने कितने प्रोग्राम इनकी वजह से इन्हें रद्द करने पड़े होंगे। जब मम्मी पापा मसूरी गए थे, छाया भाभी को 2 बार अपनी किटी पार्टी भी मिस करनी पड़ी थी, जय ने बताया था। कल छाया भाभी सकुचाती हुई बोली थी, दीदी आज हम मम्मी के यहाँ चले जाएं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर हो आओ, अब मैं इन दोनों के पास हूँ ना। जय और छाया बाहर को निकले ही थे, शिप्रा पूछ बैठी, मम्मी ये लोग कहाँ गए हैं? कौन लोग? मामा और मामी। तुम्हारी मामी अपनी मम्मी के पास जा रही हैं। जिस तरह से तुम अपनी मम्मी के लिए उदास हो जाती हो, उसी तरह तुम्हारी मामी भी अपनी मम्मी के लिए उदास हो रही थी। तुम लोगों की वजह से वो अपनी मम्मी के पास भी नहीं जा पाती ना। हमारी वजह से? शिप्रा जैसे चौंकती हुई बोली, मामी तो हर सप्ताह अपनी मम्मी के पास जाती हैं। हर सप्ताह? कैसी बात करती हो? हाँ, अभी परसों ही तो मामी लौटी हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं शिप्रा की बात पर अविश्वास जताती बोली, पिछले 1.5 माह से मम्मी पापा यहाँ नहीं है, फिर मामी तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? शिप्रा के जवाब से पहले अर्शी बोल पड़ा, मामी हमें शर्मा अंकल के यहाँ छोड़ जाती हैं। शर्मा अंकल हमें बहुत डांटते हैं, पिछली बार हमारी पिटाई भी हो गई थी मम्मी, लेकिन तब हमने शर्मा अंकल से सॉरी कह दिया था। हम आगे से डिब्बे में से बिस्किट लेकर नहीं खाया करेंगे। ये कैसी असलियत मेरे सामने खुल रही थी। मन तो हुआ था देव से सारी बात फोन पर ही कह दूं। मैं अकेली इस बात को झेल नहीं पा रही थी। जय और छाया से सीधे से बात कर पाने की हिम्मत नहीं थी। मम्मी पापा कब आएंगे इसका अभी कुछ अता पता नहीं। जो देव से कहने का मतलब तो यही होगा कि मैं खुद ही अपने माँ बाप और भाई बहन की तौहीन करने जा रही हूँ। काफी सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंची थी कि मौका लगते ही अकेले में भाभी को भी समझा दूंगी। 25 दिन की छुट्टियां मैंने सोचा था बहुत लंबी होंगी, लेकिन वक्त के आगे मैं फिर हार गई। शिप्रा के सामने आ भरते हुए कहा था, बस 3 दिन और रह गए मेरी छुट्टियां खत्म होने में। उसके बाद मुझे जाना होगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मम्मी कि अब तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। नौकरी पर तो जाना ही है बेटे। नौकरी पर क्यों जाते हैं मम्मी? शिप्रा के इस सवाल पर मैं हंस पड़ी। नौकरी पर जाने से पैसा मिलता है, उन्हीं पैसे से तो ढेर सारी चीजें लाती हूँ तुम्हारे लिए, और फिर भविष्य के लिए पैसा ही तो चाहिए। पैसा? शिप्रा ने दबे से कहा था और झट से अपने कमरे की ओर भाग गई। अगले ही पल वो लौट आई थी। उसके हाथ में मिट्टी की गुल्लक देख मैं कह उठी, हाँ, इधर लाओ गुल्लक, मैं कॉइन्स डालती हूँ। नहीं मम्मी, पैसा मुझे नहीं, पैसा तो आपको चाहिए। शिप्रा ने पटाख से गुल्लक जमीन पर दे मारी।
आपको पैसा चाहिए ना मम्मी, आप मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन प्लीज आप नौकरी पर मत जाओ। हम आपके बिना नहीं रह सकते। देखो मैंने अब तक ढेर सारे पैसे जमा कर लिए हैं, मैं सब आपको दे दूंगी। शिप्रा का ऐसा विद्रूप रूप मैं पहली बार देख रही थी। इसके इस व्यवहार से मैं पूरी तरह से टूट गई। लगा अब जाना भी चाहूं तो नहीं जा पाऊंगी। पल भर में मेरी टांगे और पांव बिल्कुल बेजान हो गए। अब तो एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी मैं। मैंने रात भर में ये निर्णय ले लिया था कि सुबह उठते ही दो काम करूंगी। एक तो देव को फोन कर स्पष्ट कह दूंगी कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। दूसरे डायरेक्टर साहब को फोन पर ही इत्तला दे दूंगी कि मैं रेजिग्नेशन लेटर भेज रही हूँ। लेकिन मेरे सुबह उठने से पहले दरवाजे पर कॉल बेल हुई तो मैंने उनिंदा आंखों से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैं हतप्रभ रह गई। सामने देव खड़े थे। आप? मैं चौंकती सी बोली थी। मेरे आने पर इतना चौंकने वाली क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं झेपती हुई बोली थी। आप तो 15 तारीख को आने वाले थे। हाँ, सोचा 2 दिन तुम्हारे साथ और रह लूंगा। तुम्हें 16 तारीख सुबह ही तो जाना है। अब केवल 2 दिन और नहीं, तुम चाहो तो अब सारी उम्र मेरे साथ रह सकते हो। मुझे इनकी बात से बात करने का मौका मिल गया था। क्या मतलब? देव का चौंकना स्वाभाविक था। अरे अंदर तो आओ, मैं भी क्या सुबह सुबह ले बैठी। आप बाथरूम में चलकर ब्रश कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैग ड्राइंग रूम में ही रख ये टॉयलेट की ओर बढ़ गए। फ्रेश होकर लौटे तो मैं डाइनिंग टेबल पर चाय के इंतजार में बैठी थी। इनका चेहरा देख मैं हैरान थी। मेरी इतनी बड़ी बात के बावजूद इनके चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं। वैसे ये कोई नई या बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। अक्सर ऐसा होता आया है। मेरी पहाड़ जैसी समस्याओं को सुनकर भी इन्होंने ठहाके लगाए। बस इतनी सी बात थी। इनका पेट वाक्य है ये। मुझे सन्नाटे में देखकर कह उठते हैं, छोटी छोटी बातों पर चेहरा ऐसे बना लेती हो जैसे मुर्दा घाट से लौटी हो। मैं अक्सर इन बातों से टूटी हूँ, आंखों से नहीं तो दिल से रोई हूँ। अगर मेरी वे समस्याएं इस आदमी के लिए छोटी थीं, तो उनमें भी इसने कौन सा साथ दिया मेरा। मैं स्वयं ही उनसे लड़ती रही। ये चुपचाप चाय सिप किए जा रहे थे। मैं अपने द्वंद्व को झेलती भूल ही गई कि मेरे आगे चाय का कप रखा है। चाय बहुत गर्म है क्या? इन्होंने कहा तो मैं जैसे धरातल पर गिर गई। नहीं तो बच्चे कब उठते हैं? चाय खत्म हो गई तो इन्होंने पूछा। आजकल मस्ती में है, 8 बजे के बाद ही उठते हैं। आज तुम जाकर उठा लो ना। मैं जानता था तुम्हारे होते इसी तरह बिगड़ेंगे। देव बेडरूम की ओर बढ़ते हुए बोले। ये वाक्य मजाक में कहा गया या फिर सच में मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं बात को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाई थी। कमरे में पहुंच ये अर्शी के साथ बेड पर बैठ गई। मैं शिप्रा के बालों पर हाथ फेरती बोली, देखो बेटे, पापा आए हैं। बच्चे गहरी नींद में थे। मैं शिप्रा से नजर हटा इनसे मुखातिब हुई। शिप्रा कुछ परेशान है। क्यों? भैया भाभी इन्हें कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब? कल ही दोनों बता रहे थे कि भाभी कई बार इन्हें शर्मा अंकल के यहाँ छोड़कर चली जाती हैं। जब बच्चे तुम्हारे साथ थे तो तुम कितने घंटे उन्हें पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर शॉपिंग के लिए जाती थी, याद है तुम्हें? इनके 2 टूक जवाब ने पल भर के लिए मुझे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन अगले ही पल मैं सीधे ही विषय पर आ गई थी। देव, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। शिप्रा बड़ी हो रही है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तुम नौकरी छोड़ रही हो? देव ने एक एक शब्द को चबाते हुए जिस हे दृष्टि से मेरी ओर देखा, मैं बुरी तरह से आतंकित हो गई थी। ये उसी रॉ में बोले, मैं जानता हूँ तुमने कभी दिमाग से काम लिया ही नहीं, वरना इतनी घटिया बात कभी नहीं करती। तुम मेरी कमाई पर ऐश करना चाहती हो या फिर तुम्हें अपने ही माँ बाप भाई बहन पर संदेह होने लगा है? केवल मेरी तनख्वाह पर कितना बना लोगी? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें? बच्चों का भविष्य? मेरा मन चीत्कार उठा। बच्चों का वर्तमान ही नहीं है तो फिर उनका भविष्य क्या होगा? राघव और शर्मा जैसे कई चेहरे मेरे सामने अट्टहास कर उठे, लेकिन मैं समझ गई थी देव मेरी बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे एक
शब्द और पर वे मुझे जलालत की गर्त में फेंक देंगे। तब नहीं सह पाऊंगी मैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो मेरा पति होने का दम्भ भरता है, मेरे ऊपर अपनी कमाई का एक पैसा लगा पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे लगा था शिप्रा की उस टूटी हुई गुल्लक की तरह मैं भी टूटकर पूरी तरह से बिखर चुकी हूँ। अब मैं ना उनका वर्तमान समेट सकती हूँ, ना उनका भविष्य। कहानी समाप्त। गुल्लक।